जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को आज़ादी की कहानी सुनाऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखूंगा। आप वीडियो जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस पॉइंट्स को रिलीज होना बहुत ज़रूरी था, शेयर होना बहुत ज़रूरी है। ये कहानी स्टार्ट होती है दोस्तों 1757 में प्लासी युद्ध से, जब अंग्रेज़ों ने पहली बार बंगाल को जीत लिया था और धीरे धीरे पूरे इंडिया को अपना गुलाम बना लिया था। उनका राजपाट 100 सालों तक बहुत अच्छा चल रहा था दोस्तों। पर हमने पहली बार विद्रोह 1857 में मंगल पांडे जी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और बहादुर शाह जफर के द्वारा लगा दी थी, जिसमें हम बेशक वो लड़ाई हार गए थे। बहुत लोगों ने अपना जान का दाव लगा दिया था दोस्तों, बहुत सारी बलिदानियाँ उसमें हमने दी थी, मगर अनफॉर्चुनेटली हम वो लड़ाई हार गए थे क्योंकि हम कोऑर्डिनेशन नहीं जमा पाए थे। और ये जो लड़ाई हुई थी दोस्तों, वो रिलीजियस भावना को ठेस पहुंचाने के कारण हुई थी। और इसी के अगेंस्ट में अंग्रेज़ों के पास एक बढ़िया कोऑर्डिनेशन, बढ़िया स्ट्रेटजी और साथ में एक बढ़िया डिफेंस सिस्टम था दोस्तों, जिसके कारण उन्होंने सिर्फ इंडिया पे ही नहीं, पूरे वर्ल्ड पर, लगभग लगभग पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व लहरा दिया था, पूरे दुनिया को अपना गुलाम बना लिया था। वो लड़ाई हारने के बाद भी दोस्तों, उसमें हमारे हमारे एफर्ट्स ऐसे थे, हमारे बलिदान ऐसे थे कि लोगों को रियलाइज़ हुआ, लोगों के अंदर आज़ादी की जो भावना है वो पैदा हो गई और हमने अंग्रेज़ों के अंदर डर का माहौल पैदा कर दिया था। और इसके लगभग 5 से 7 साल बाद आते हैं दादा भाई नौरोजी। हमारे इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने उन्होंने बताया कि हमारे देश का राजस्व का लगभग 25% हिस्सा हम अंग्रेज़ों को यूं ही डोनेट कर दे रहे हैं, अंग्रेज हमसे लूट कर ले जा रहे हैं। यहाँ पे समझने वाली बात है दोस्तों, जब जितने भी बड़े रिवॉल्यूशन हुए हैं, जितने भी एक बड़ा विद्रोह हुआ है, कहीं ना कहीं उसमें एजुकेशन का हाथ था। हम गुलाम थे दोस्तों, मगर हमको पता नहीं था कि हम गुलाम हैं। अगर कोई चीज़ महंगी हमको मिल रही है तो हमको लगता है कि महंगी होगी, कुछ रीजंस होगा। अगर हम लेकिन एजुकेटेड जब हो जाते हैं, जब हम समझते हैं कि भाई ये हो क्यों रहा है, इसका रीज़न क्या है, तभी हम एक्शन ले पाते हैं। तो ये काम किया दादा भाई नौरोजी ने 1857 में। उन्होंने आंकड़े दिए थे, प्रूफ किया था कि अंग्रेज हमको लूट रहे हैं। पहले नहीं पता था दोस्तों, पहले लग रहा था कि चीज़ें महंगी है तो है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमको और कमाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, जो चीज़ 50 रुपए का मिल रहा था, उसका एक्चुअल कीमत 20 रुपए से 30 रुपए होना था, जिस हिसाब से वो आंकड़े बोल रहे थे। इससे समझ में आता है दोस्तों कि एजुकेशन का क्या वैल्यू होता है। देश के आज़ादी में एक बड़ा इम्पैक्ट एजुकेशन ही डाला था। जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे वो हायर एजुकेटेड थे दोस्तों। अब हम आ जाते हैं 1885 में, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसके फाउंडर थे एवो ह्यूम, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो देश के लिए पॉजिटिव सोचते थे, सिंपैथी की भावना रखते थे। और जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, वो आज़ादी के लिए नहीं हुई थी, बातचीत के लिए, आम जनता अंग्रेज़ों से डायरेक्ट बातचीत कर सके, उसके लिए हुई थी दोस्तों। और एजुकेशन से एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा। जो हमारे देश में अंग्रेज लोग थे, वो कभी भी 1.5 लाख से ऊपर नहीं रहे थे, और जबकि हमारी जो पॉपुलेशन थी वो लगभग 30 करोड़ के आसपास थी। फिर भी उन्होंने हमको गुलाम बना लिया। क्यों? क्योंकि हम अनपढ़ थे दोस्तों, अनएजुकेटेड थे। हमको पता ही नहीं था कि हम गुलाम थे। हमें लग रहा था कि कोई ना कोई आके तो हमको गुलाम बनाएगा ही, ये नहीं रहेंगे तो कोई और आके हमको गुलाम बनाएगा। और हम कितना, अभी भी दोस्तों, हम कितना गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं हमको मालूम नहीं होता है। चाहे आपको चाहे आप मोबाइल खरीदें या फिर खाने की चीज़ें खरीदें, दाल चावल अनाज, जो भी आप चीज़ें खरीदें, उसमें हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। तो वैसे ही हम पहले भी टैक्स देते थे, मगर ज़्यादा टैक्स देते थे, पर हमको पता नहीं था कि हम गवर्नमेंट को कितना टैक्स देते हैं। हमको लगता था कि ये सामान का एक्चुअल वैल्यू है। अब इसके बाद हम आगे आते हैं दोस्तों। हम अंग्रेज़ों से बढ़िया कोऑर्डिनेशन जमा ही रहे थे, और कांग्रेस से लोग साल दर साल बड़ी संख्या में जुड़ रहे थे। अच्छे कोऑर्डिनेशन से अंग्रेज भी डरने लगे थे दोस्तों। उन्होंने सोचा कि अगर ये अच्छे से कोऑर्डिनेट हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं, तो हमको खतरा है। तो इन्होंने क्या किया, बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया। हिंदुओं को वेस्ट साइड और अंग्रेजों को ईस्ट साइड दे दिया। लोग भड़क उठे और लोगों ने फिर से एक शांतिपूर्ण विद्रोह चालू कर दिया, जिसको नाम दिया गया स्वदेशी आंदोलन का, जिसमें मुख्य किरदार बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल जी का था।
जिन्होंने कहा कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जब से हम पैदा हुए हैं हमारा अधिकार है कि हम अपना राजपाट स्वयं करें। हमारे आंदोलन से अंग्रेज लोग झुक गए थे और बंगाल के विभाजन को डिसॉल्व कर दिया था। और इसी के साथ साथ दोस्तों, कुछ क्रांतिकारियों का कहना था कि भाई हम ऐसे अंग्रेजों को यहाँ से भगा नहीं सकते, हमको एक हथियार उठाना ही पड़ेगा, हमको उग्र होना ही पड़ेगा। उसमें सबसे पहला नाम था खुदीराम बोस जी का, वीर सावरकर जी का, जिन्होंने एक अलग रिवॉल्यूशन, एक उग्र रिवॉल्यूशन लाया था। दोस्तों उसी टाइम पर गांधी जी का आगमन होता है, साउथ अफ्रीका से वो इंडिया आते हैं और 1919 में अंग्रेजों ने एक एक्ट पास किया था जिसका नाम था रोलेट एक्ट। उसमें उन्होंने प्रावधान रखा था कि वो सिर्फ डाउट के आधार पर ही लोगों को जेल में डाल देंगे। और इसी नियम के तहत उन्होंने पंजाब के दो बड़े नेता, एक सैफुद्दीन जी को और सत्यपाल जी को जेल में डाल दिया था। उसके अगेंस्ट में लोगों ने प्रोटेस्ट किया बैसाखी के टाइम पर जलियांवाला बाग में। तो वहाँ एक बड़ी घटना सामने आई दोस्तों। जनरल डायर जो अंग्रेज के अधिकारी थे, पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने चारों तरफ से वहाँ के लोगों को घेर लिया और अंधाधुंध फायरिंग चालू कर दी, जिसमें उनके आंकड़ों के आधार पर 400 लोग और अनऑफिशियल आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो लगभग 1000 लोगों से ज़्यादा लोग वहाँ पर मर गए थे दोस्तों। और बहुत लगभग 1.5 से 2000 लोग बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे। इस तरीके से अगर मासूम बच्चे मारे जाएंगे, लेडीज़ लोग मारे जाएंगे दोस्तों, तो देश शांत तो रहेगा नहीं। तो 1920 में एक और बड़ा आंदोलन होता है जिसको नाम देते हैं असहयोग आंदोलन, जिसमें हमने उनके स्कूलों को, उनके जॉब्स को, उनके सारे सामानों को बहिष्कार किया था। दोस्तों गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च किया था जिसमें उन्होंने नमक का कानून तोड़ दिया था। नमक का कानून ये कहता था दोस्तों कि जो नमक है वो सिर्फ अंग्रेज ही बना सकते हैं और अंग्रेज ही इसको बेच सकते हैं। इससे देश का बहुत नुकसान हो रहा था दोस्तों। अभी जो सरकारी योजनाएं होती है जिसको सरकार बनाती है उसमें चीज़ें सस्ती होती है, मगर वो ज़माना अलग था दोस्तों। वहाँ जिस चीज़ में सरकार का हस्तक्षेप होता था वो चीज़ें महंगी होती थी। तो गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला और नमक के कानून को तोड़ दिया और अंग्रेज भी इससे झुक गए थे दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों एट द सेम टाइम जो हमारे एग्रेसिव क्रांतिकारी लोग थे, जिसमें भगत सिंह का नाम आता है, चंद्रशेखर आज़ाद जी का नाम आता है, वो लगातार मैसेज दे रहे थे कि हम अंग्रेज़ों से बातचीत करके नहीं बल्कि आर्म रिवॉल्यूशन से ही, हथियार उठाकर ही हम अंग्रेज़ों को इस देश से खदेड़ सकते हैं। और वो अपना मैसेज पूरे इंडिया में पहुंचा रहे थे दोस्तों। और जब उन्होंने देखा कि उनका जो मैसेज है वो उस तरीके से लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, वो अपने मैसेज को नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया दोस्तों कि हम क्या करें। तो उस ज़माने में एक रूल था दोस्तों कि जब तक आपकी कोर्ट में हियरिंग चल रही है, जब तक आपका कोर्ट कचहरी में आप अपनी हियरिंग दे रहे हैं, तब तक आपकी बातों को पेपर में आउट कर दिया जाएगा और न्यूज़ हेडलाइंस बनेंगी। ये उस टाइम का रूल था। तो उन्होंने सोचा कि यही एक तरीका है जिससे हम अपनी बातों को रख पाएँ। यहाँ पे समझ में आता है दोस्तों कि हम अब चाहे आप कितने भी उग्र इंसान हो, चाहे कितने भी बड़े क्रांतिकारी हो, आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप एक डिस्कशन करें, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। और यहाँ पे फिर एजुकेशन का महत्व आ जाता है दोस्तों। अगर आप एजुकेटेड रहेंगे तभी आप अपनी बातों को अच्छे से रख पाएंगे। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि भगत सिंह एक बहुत उग्र इंसान थे, मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। वो उग्र इंसान नहीं थे, वो पढ़े लिखे इंसान थे, बहुत समझदार बंदे थे। उनका तरीका ही उग्र था दोस्तों। फिर भगत सिंह ने असेंबली में बम पटक दिया था। बम ऐसा था दोस्तों और ऐसा जगह ऐसा था कि किसी को हानि ना हो सके, एक डराने के लिए और जेल में जाने के लिए, जिससे वो अपनी बात रख सके। उसके लिए उन्होंने बम फायर कर दिया था, फटक दिया था दोस्तों। फिर वो अपनी बातें रख रहे थे कोर्ट में और उनकी बातें न्यूज़ पर पब्लिश भी हो रही थी। पर इसी बीच एक गद्दार सामने आया जिसने रिवील कर दिया कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने सैंड्रास की हत्या की थी, जिसके तहत उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई। ये कहा जाता है दोस्तों जब इरविन का बात हमारे गांधी जी से हो रही थी तो गांधी जी ने कहा कि भाई हम आपसे बात तभी करेंगे जब आप हमारी कुछ डिमांड मान लेंगे। तो लोगों का कहना है दोस्तों उनको ये डिमांड रखना था कि आप भगत सिंह जी को
भी छोड़ दो, रिहा कर दो, तभी हम आपसे बातें करेंगे। उसमें से जो प्रोटेस्ट करने वाले क्रांतिकारी थे उनको रिहा कर दिया गया था दोस्तों जेल से, मगर जो क्रिमिनल वाले डिपार्टमेंट में थे, जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी, उनको रिहा नहीं किया गया और उनकी जो सज़ा है उसको कंटिन्यू कर दिया गया और 1931 में उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई। दोस्तों फिर 1940 में मुस्लिम लीग जो थी, जो मुसलमानों की पार्टी थी, उन्होंने मांग रख दिया कि हमको अलग पाकिस्तान चाहिए, अलग देश चाहिए। फिर और उसी बीच दोस्तों हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया था, जर्मनी के जो हमारे सैनिक थे जो जेल में बंद थे उनको एक कर लिया, और जापान के जो सैनिक थे उनको एक कर लिया, और एक फौज का निर्माण कर दिया दोस्तों। वो चुपके से निकल गए थे और फौज बना दिया था जिसका नाम था आज़ाद हिंद फौज, और उन्होंने अंग्रेज़ों के ऊपर अटैक कर दिया था, और कई जगहों को वो जीत गए थे दोस्तों। जापान का उसमें सपोर्ट था, क्योंकि एट द सेम टाइम वर्ल्ड वॉर चल रहा था जिसमें अंग्रेज और जापान आमने सामने थे दोस्तों। तो ये कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होगा। तो अंग्रेज़ों का दुश्मन था जापान, उससे उन्होंने दोस्ती किया और अंग्रेज़ों के ऊपर अटैक कर दिया, और बंगाल की खाड़ी को भी वो जीत गए थे दोस्तों। पर इसी बीच हुआ क्या कि अमेरिका ने जापान के ऊपर जो आप जानते हैं, हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम दाग दिया था, जिससे जापान सरेंडर कर गया था दोस्तों, और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को मदद देना बंद कर दिया था। यह माना जाता है दोस्तों, अगर अगर जापान कंटिन्यू रखता आज़ाद हिंद फौज को मदद देना, तो बहुत हद तक दोस्तों हम उसी टाइम आज़ाद हो जाते दोस्तों। और इसी के साथ साथ गांधी जी ने भी एक लास्ट आंदोलन छेड़ दिया था, जिसको भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है। उसमें उनका नारा था करो या मरो, जिसका मतलब दोस्तों या तो आप देश को आज़ाद करा ही दो, या तो देश के लिए मर जाओ। एक लास्ट एफर्ट आप लोग देश के लिए डालो, ये उन्होंने अपील किया था देश के लोगों के ऊपर। और दोस्तों ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मैं मानता हूँ, क्योंकि इसमें लगभग लगभग पूरा इंडिया एक हो गया था दोस्तों। और साथ ही साथ जो हमारे देश के सैनिक थे उन्होंने भी विद्रोह कर दिया था। तो ये एक बड़ा डर अंग्रेज़ों के सामने आया था कि अब अगर सैनिक ही जो जिन्होंने हमको प्रोटेस्ट करना है, जो सैनिक हमारा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अ, वो अगर हमारे ही हों और हमारे ऊपर ही अटैक करें, तो फिर हम कहाँ से सुरक्षित होंगे। और साथ ही साथ दोस्तों वर्ल्ड वार टू फिनिश हो गया था 1945 में। इससे पहले क्रिप्स मिशन आया था 1945 में, जैसे वर्ल्ड वार टू फिनिश हुआ था, जिसमें अंग्रेज बेशक जीत गए थे दोस्तों, मगर वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए थे और हमारा जो देश था वो उनको सहयोग नहीं कर रहा था। तो एक डर की भावना और फाइनेंशियल वीक हो जाना, और इस तरीके से लोगों का उनको सपोर्ट नहीं करना, विद्रोह करना, देश के आज़ादी के लिए सबसे बड़ी भूमिका रखी थी दोस्तों। क्रिप्स मिशन आया था कि देश को कैसे आज़ाद किया जाए, ठीक है, वो फेल हो गया था दोस्तों। और कैबिनेट मिशन 1946 में लास्ट बार ट्राई कर रहा था कि भाई इस देश को यूनिफाई रहने दिया जाए, और जो मुस्लिम लीग है उसकी बात को ना माना जाए। मुस्लिम लीग नहीं मानी दोस्तों, उन्होंने अपना अलग देश का मांग जारी रखा, और इसी बीच कोलकाता में भारी संख्या में लोग मरने लगे दंगे से। तो फिर देश को दो टुकड़ा करना ही पड़ा दोस्तों। और जो लोग नहीं चाहते थे कि देश दो भागों में विभाजित हो, उनको भी इन दंगों को देखकर देश का विभाजन करना ही पड़ा दोस्तों। ओवरऑल 1947 15 अगस्त में हमारा देश आज़ाद हो गया दोस्तों। ये हमारी आज़ादी की कहानी थी। जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे, मंगल पांडे थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, सुखदेव, राजगुरु, लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे, विपिन चंद्रपाल जी थे, जितने भी मैं नाम लूँ कम पड़ेगा। उन्होंने अपना पूरा ज़िंदगी खपा दिया, कई लोगों ने अपना जान की कुर्बानी भी दे दी। जैसे वीर सावरकर थे, उन्होंने अपनी आधी ज़िंदगी लगा दी दोस्तों जेल में। गांधी जी इतने बार जेल गए, अपना पूरा ज़िंदगी उन्होंने लगा दिया। भगत सिंह को तो आप सब अच्छे से जानते ही हैं, बहुत कम उम्र में वो फांसी के फंदे पे झूल गए। और ये तो गिने चुने नाम हैं दोस्तों। जब भारत छोड़ो आंदोलन चला था, जिसको क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहते हैं, उसमें 40 से 60 हज़ार लोग उसमें इंजर्ड हुए थे, और हज़ारों लोग उसमें मारे गए थे दोस्तों। तो इतने सारे नाम हैं, इतने मेरा ये कहना है दोस्तों, आप उन लोगों की रिस्पेक्ट करिए। और अगर आप उनके ऐसे नहीं बन सकते, मैं खुद भी कोई क्रांतिकारी नहीं हूँ,
ठीक है, मैं जस्ट एक वीडियो बना दिया हूँ, एक छोटा सा अपना जो ड्यूटी था वो मैं निभाने की कोशिश किया हूँ। आप लोगों की भी ड्यूटी है दोस्तों कि अगर इस तरीके का वीडियो कोई ही बनाता है तो उसको शेयर ज़रूर करें। अगर कोई भी वीडियो जो ह्यूमैनिटी के लिए है, तो अगर ह्यूमैनिटी को सपोर्ट कर रहा है, अच्छाई को सपोर्ट कर रहा है ना, तो आप लोग उसको लाइक किया करो, वीडियो को शेयर किया करो। ये भी आप अपने आप को देशभक्ति की श्रेणी में रख सकते हो दोस्तों। डिजिटल ज़माना है, हर एक वीडियो को बिल्कुल सपोर्ट किया करो और हर फ्रीडम फाइटर का रिस्पेक्ट किया करो। दोस्तों एक दिक्कत और होती है, जैसे कोई भी क्रिमिनल क्राइम करता है तो उसको हम हिंदू और मुसलमान से जोड़ देते हैं। भाई जो क्रिमिनल क्राइम कर रहा है अगर उसको कड़ी सज़ा मिलती है, चाहे वो हिंदू या फिर मुसलमान हो, उसको तो सज़ा मिलेगी ही। अगर हम उसको किसी पर्टिकुलर रिलीजियस से जोड़ देते हैं, चाहे हिंदू बोल देते हैं फिर मुसलमान बोल देते हैं, तो इससे टेंशन ही बढ़ेगा। भाई आप मजबूत कर दोगे कानून व्यवस्था, और अगर आपको लगता है कि हिंदू या फिर मुसलमान कोई पर्टिकुलर एक रिलीजियन ज़्यादा क्राइम कर रहा है, तो भाई अगर कानून व्यवस्था स्ट्रांग होगी तो ऑटोमेटिकली उन लोग को सज़ा ज़्यादा मिलेगी। इसमें आपको किसी पर्टिकुलर रिलीजियस को टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है, इससे टेंशन बढ़ेंगे। अगर हम सोचेंगे कि हम किसी एक को नुकसान करें तो वो हमारा दो को नुकसान करेगा, हम फिर गुस्सा उतारने के लिए चार को नुकसान करेंगे, ये चीज़ बढ़ता ही जाएगा। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई आप अपने गुस्सा को कंट्रोल कर लो, मत करो, लेकिन अपने जो दुश्मन हैं, जो आपके प्रॉब्लम है, उनको समझो। आपके प्रॉब्लम क्राइम करने वाले हैं, कोई आपके रिलीजियस नहीं है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझो। हर कंट्री में दोस्तों, हर कंट्री में क्या होता है कि अगर अभी आप रिलीजियस के लिए लड़ रहे हैं, तो मान लो कोई एक ही रिलीजियस बचेगा तो आप जाति के आधार पर लड़ेंगे, और हर चीज़ मिट जाएगा तो आप पूरे दुनिया में देखो कुछ ना कुछ आधार उन लोग ले ही आते हैं। तो सॉल्यूशन एक ही है कि आप क्रिमिनल को एज ए क्रिमिनल ही ट्रीट करो। मैं वीडियो के माध्यम से लोगों तक यही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहता हूँ भाई कि क्रिमिनल को क्रिमिनल जैसा ही ट्रीट करो। कहीं गोरे काले को लेकर झगड़ा हो रहा है, तो कहीं लैंग्वेज को लेकर हो रहा है, तो झगड़ा होता ही रहेगा। हमारा काम है कि क्रिमिनल को ही पहचाने। जो ज़्यादा क्राइम करेगा वो ज़्यादा जेल का हवा खाएगा, या फिर उसको ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी। इस भावना के साथ आप लोग थोड़ा सा रहें और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, और क्रिमिनल को ही क्रिमिनल जैसा ट्रीट करें दोस्तों। उसको किसी भी रिलीजियस से ना जोड़ें। थैंक यू।